नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। क्या मोदी सरकार ने काले धन के सामने सरेंडर कर दिया है? आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने क्यों कहा कि उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं कि अर्थव्यवस्था में लगने वाला पैसा गोरा है या काला? क्या ये काले धन की ओर से आंख मूंद लेने का इशारा नहीं है? क्या विदेशों में जमा काला धन वापस लेने का ऐलान वाकई जुमला ही था जिससे लोगों को बेवकूफ बनाया गया? क्या देश के हर घर को परेशान कर देने वाली नोटबंदी जैसी कवायद का असल मकसद कुछ और था? मिलेंगे इन तमाम सवालों के जवाब हमारे इस वीडियो में। तो आज का सफर शुरू करते हैं। ये 2014 के चुनाव प्रचार के दौरान की तस्वीर है। मोदी जी तब घूम घूम कर देश में काले धन के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। क्या क्या बयान दे रहे थे अभी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये तस्वीर देखिए। 26 अगस्त को अहमदाबाद में थे प्रधानमंत्री मोदी और वहाँ पर जो मारुति सुजुकी का हंसलपुर संयंत्र है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक कार विटारा जो मारुति ने जो लॉन्च की है उसका लोकार्पण किया। लेकिन इस लोकार्पण के दौरान उन्होंने एक हैरान करने देने वाला बयान दिया। ये बयान काले धन को लेकर उनकी ही तमाम जो पुरानी बातें हैं, जो पुराने बयान हैं, उनको हास्यास्पद साबित कर रहा है। तो मोदी जी ने क्या कहा, इसको सुनिए। मोदी जी ने कहा कि मेरी स्वदेशी की परिभाषा बहुत सरल है। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं कि पैसा किसका है, चाहे वो डॉलर हो, पाउंड हो, या वो पैसा काला हो या गोरा। लेकिन उस पैसे से जो उत्पादन होता है उसमें मेरे देशवासियों का पसीना होना चाहिए। इस बयान में दो बातें हैं। एक ये कि पैसे के रंग से अब मोदी जी को कोई लेना देना नहीं है। अगर वो उत्पादन के काम में लगता है यानी निवेश में है, वो काला धन भी हो सकता है, ये सवाल उठता है। और इस बयान ने एशिया के एक और महत्वपूर्ण नेता के 47 साल पुराने बयान की याद दिला दी। हालांकि आशय अलग था। कौन था वो नेता? ये तस्वीर आप शायद पहचान ना पाए, ये देंग शियाओपिंग है। देंग शियाओपिंग 20वीं सदी के अंत में चीन के सर्वोच्च नेता थे। इन्होंने 1978 में आर्थिक सुधारों की शुरुआत की थी जिसने चीन का काया पलट कर दिया। उनका एक मशहूर बयान था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बिल्ली काली है या गोरी जब तक वो चूहे पकड़ती है। लेकिन इसका मतलब काले धन से नहीं था। इसका मतलब था कि आर्थिक प्रगति के लिए तरीके या विचारधारा मायने नहीं रखते, नतीजा मायने रखता है। इस बयान ने इशारा किया था कि चीन समाजवादी नीतियों से बाजारवादी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ेगा, यानी अपना जो मार्केट है वो खोलेगा और निजी लोगों को भी आगे बढ़ने के लिए अवसर प्रदान करेगा। पर भारत में तो बाजार पहले से ही खुला हुआ है। 1991 से ही देश उदारीकरण की राह पर है। ऐसे में पैसे के काले गोरे होने का मतलब क्या है? ये मतलब वैसे मुख्य विपक्षी दल ने जो बताया है वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। कांग्रेस ने बाकायदा उनके बयान पर, मोदी जी के बयान पर एक एक्स पर लिखा कि मुहावरा एक ही सिक्के के दो पहलू है, अर्थ भ्रष्टाचार और मोदी, यानी मोदी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। पुराना उनका बयान दिखाया, वही बयान जिसमें वो काले धन के खिलाफ बोल रहे हैं, और ये जो नया बयान है जिसमें वो कह रहे हैं कि मेरा कोई लेना देना नहीं है कि पैसा जो है वो गोरा है या काला। अब इसमें शक नहीं कि पीएम मोदी का ये बयान काले धन को लेकर उनके रुख में आई नरमी को दिखाता है। वरना प्रधानमंत्री बनने से पहले तो वे काले धन के खिलाफ जैसे मोर्चा ही खोले हुए थे। वे जनता को ये समझाने में काफ़ी हद तक सफल रहे थे कि मनमोहन सिंह के शासन में हर तरफ काले धन का राज है और वे प्रधानमंत्री बनेंगे तो सब ठीक कर देंगे। नरेंद्र मोदी ने 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान वादा किया था कि वे विदेशों में जमा काला धन वापस लाएंगे और इसका उपयोग देश के गरीबों के लिए करेंगे। उनके कुछ बयान गौरतलब हैं जिन्हें याद किया जाना चाहिए। एक बयान ये सुनिए। काला धन वापस लाकर हर नागरिक के खाते में 15 लाख रुपए जमा किए जा सकते हैं। ईमानदार करदाताओं को 5 से 10% राशि उपहार के रूप में दी जाएगी। यानी इतना पैसा देश के पास हो जाएगा जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे
कि जो टैक्स पेयर्स हैं, जो ईमानदारी से टैक्स देंगे, उन्हें 5-10% हम वापस कर देंगे और हर व्यक्ति को इस देश में जो है उसके खाते में 15-15 लाख रुपए जमा हो जाएंगे जब विदेश से काला धन आ जाएगा। जाहिर है लोग तो एकदम चौंक गए कि अरे भाई, ऐसा प्रधानमंत्री भी हो सकता है। एक और बयान देखिए, जहां भी काला धन पड़ा है हम सरकार में आते ही एक टास्क फोर्स बनाएंगे, अगर जरूरत पड़ी तो कानून में संशोधन करेंगे, नए कानून बनाएंगे, विश्व में जहां जहां काला धन पड़ा है उसकी जानकारी लेंगे और एक एक पाई वापस लाएंगे, एक एक पाई। अब किसी को भी लगेगा कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो एक एक पाई लाने के लिए जुट जाएंगे, पर हकीकत यह है कि 11 साल बाद एक पाई भी विदेश से वापस आई हो इसकी जानकारी नहीं है। ये बयान लेकिन काफ़ी चर्चा में रहे। उन दिनों मनमोहन सिंह सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगाए जा रहे थे, राजनीति एकदम गर्मा गई थी, अन्ना हजारे से लेकर रामदेव तक रामलीला मैदान में ताल ठोक रहे थे। आज 2G से लेकर कोयला घोटाले तक के मामले अदालत में बेबुनियाद साबित हो चुके हैं और यह भी साबित हो चुका है कि आरएसएस और बीजेपी ने कैसे एक बड़ा षड्यंत्र रचकर मनमोहन सरकार को जनता की नजरों में गिराया। पार्टी के बाहर चल रहे आंदोलनों पर राजनीतिक स्वार्थ का आरोप ना लगे और पूरा लाभ बीजेपी या मोदी जी को मिले, इसका पूरा ख्याल रखा गया। जरा रामदेव के आंदोलन की याद कीजिए। बाबा रामदेव, यूपीए के दूसरे कार्यकाल के दौरान बाबा रामदेव ने काले धन के खिलाफ बड़ा आंदोलन चलाया। इससे पहले वे टीवी चैनलों के जरिए योग कराने के नाम पर सुबह सुबह घर घर पहुंच चुके थे। भगवा वस्त्र पहनकर स्वदेशी और आयुर्वेद का प्रचार उन्हें स्वाभाविक ही आदर का पात्र बना रहा था। 2011 में उन्होंने दिल्ली के रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ अनशन किया। रामदेव ने कहा कि विदेशी बैंकों में जमा काला धन देश की अर्थव्यवस्था को खोखला कर रहा है, इसे राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर देना चाहिए। वे खुलकर मनमोहन सरकार को बदलने और बदनाम करने के खेल में शामिल हो चुके थे। बाबा रामदेव ने भी कुछ बड़े दिलचस्प दावे किए थे। क्या कहा था? अगर काला धन वापस आ जाए तो पेट्रोल 30 रुपए लीटर मिलने लगेगा, रसोई गैस 150 से 200 रुपए प्रति सिलेंडर बिकेगा। उस समय पेट्रोल 70 रुपए और रसोई गैस 400 रुपए सिलेंडर मिलती थी। अब पेट्रोल 100 के पार है और रसोई गैस 1000 के पार है। बाबा रामदेव स्वदेशी भूलकर मल्टीनेशनल कंपनी बनाने में जुटे हैं। उनके पतंजलि फूड्स की मार्केट वैल्यू लगभग 65,974 करोड़ रुपए अगस्त 2025 तक आकी गई है और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड का वार्षिक टर्नओवर 40,000 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। बाबा को अब अपने वादे याद नहीं आते हैं। अगर पेट्रोल 100 के पार है तो बाबा ने कभी इस पर कुछ बोला हो, आपको शायद ही इसकी कोई जानकारी मिले। उधर एक और धर्मगुरु थे, श्री रवि शंकर। इन्होंने भी खुलकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का आह्वान किया था और क्या कहा था? इन्होंने कहा, अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत होगा और 40 रुपए प्रति डॉलर तक जा सकता है। उस समय डॉलर 60 रुपए के आसपास था। मोदी जी प्रधानमंत्री बने और डॉलर की कीमत इस समय 86 रुपए 50 पैसे के पार है। अब कभी मोदी जी भी कहते थे कि डॉलर की कीमत मनमोहन सिंह की उम्र से मुकाबला कर रही है। देश की प्रतिष्ठा गिरती है जब डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत गिरती है, लेकिन आज डॉलर 86 के पार है। मोदी जी की उम्र को काफ़ी पीछे छोड़ चुका है, लेकिन अब कोई सवाल नहीं उठाता, न रामदेव, न श्री रविशंकर और न अन्ना हजारे। अन्ना हजारे का खूंटा तोड़कर अरविंद केजरीवाल ने तो उसी समय अपनी अलग पार्टी बना ली थी। वो भी एक दिलचस्प कथा है। समय का फेर है। सबको बेईमान बताने वाले अरविंद केजरीवाल ने सरकार बनाई, एक नहीं 3 बार मुख्यमंत्री बने। अब काफ़ी स्वस्थ लगते हैं, लेकिन अंत कैसे हुआ? शराब घोटाले के आरोप में जेल गए। संभव है कि वे बेगुनाह हों, यानी उन पर लगे आरोप गलत हों, जैसा कि उनका दावा है, लेकिन असल सवाल तो उस राजनीति का है जिसे लेकर वे चले थे। रामलीला मैदान में लोकपाल को लेकर जब गाना बजता था तो हजारों नौजवान थिरकते थे, लेकिन सरकार में आने के बाद उनके लिए ये मुद्दा ही नहीं रहा।
लोकपाल रहे न रहे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हद तो यह है कि आम आदमी पार्टी के अंदर जिन एडमिरल रामदास को लोकपाल बनाया गया था उन्हें भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव जैसे जमीनी और प्रतिबद्ध लोगों से रिश्ता तोड़ने में उन्होंने बिल्कुल देर नहीं की। कई बार बाबा भारती की कहानी याद आती है, लोग भरोसा करना छोड़ देते हैं। बहरहाल इस सब का फायदा मोदी जी को मिलना ही था, क्योंकि अगर सरकार के खिलाफ आक्रोश होगा तो जो मुख्य विपक्षी दल होगा, जो राष्ट्रीय स्तर पर चुनौती दे पाएगा, फायदा तो उसी को मिलेगा। और आरएसएस ने पहले से तैयारी कर रखी थी। बीजेपी का संगठन मजबूत था तो राष्ट्रीय स्तर पे फायदा मिला बीजेपी को। पूरी फसल काटी बीजेपी ने और प्रधानमंत्री बन गए मोदी जी। बीजेपी की पहली पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाने में मोदी जी कामयाब रहे। पर सवाल तो काले धन को वापस लाना, देश बनाना, महंगाई कम करना, रोजगार देना था। इस मोर्चे पर 11 साल से एक ही शब्द लिखा है, नाकामी। ऐसा नहीं है कि काले धन का मसला मोदी जी तुरंत भूल गए थे। आप लोग 2016 में अपना या घर वालों का लाइन में लगना शायद ही भूले हों। ये तस्वीर देखिए, बैंकों के सामने लंबी लंबी लाइनें लगी थी, लंबी लंबी लाइनें। 8 नवंबर 2016 मोदी जी शाम 8 बजे टीवी पर अवतरित हुए और उन्होंने घोषणा कर दी नोटबंदी की। 500 और 1000 रुपए के नोट तत्काल बंद कर दिए गए। सरकार का दावा था कि नोटबंदी से काला धन बाहर आ जाएगा, क्योंकि लोग अपने अवैध पैसों को बैंक में जमा करेंगे, जिससे उनकी पहचान होगी। लेकिन हकीकत ये थी कि घर में जो महिलाएं अपना पैसा बचा बचा के तकिए के अंदर, बिस्तर के नीचे, गुल्लक में, ऐसे जो इंतज़ाम महिलाएं ख़ास तौर पर करती रहीं, उन्हें सब अपनी जमा पूंजी बाहर करनी पड़ी। और कुल नतीजा क्या रहा? नोटबंदी बेअसर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक 99.3% पुराने नोट बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गए। यानी जो पैसा था जो जारी हुआ था उसमें 99.3% वापस आ गया। यानी वो काला पैसा नहीं था। मतलब साफ है कि नकदी में काला धन नहीं था, बल्कि अगर ये था तो संपत्ति में, सोना या विदेशी खातों में। नोटबंदी ने छोटे व्यवसाय, खास तौर पर असंगठित क्षेत्र और रोजगार को बुरी तरह प्रभावित किया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की प्रतिक्रिया तो आपको याद ही होगी। मनमोहन सिंह ने क्या कहा था? नोटबंदी संगठित लूट और कानूनी डकैती है। नोटबंदी से जीडीपी में 2% की गिरावट आएगी। संगठित लूट और कानूनी डकैती, दरअसल इसका एक मकसद ये भी था कि जो विपक्षी दल हैं उनके पास अगर पैसा है कैश में तो वो पूरा खत्म हो जाए। इसका इरादा ही कुछ और था, और इस राजनीतिक इरादे को पूरा करने के लिए अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया गया। हकीकत भी वही रही जो मनमोहन सिंह ने कहा। 2017-18 में जो जीडीपी वृद्धि दर थी वो 6.7% रही, जो पहले के 8% से काफ़ी कम थी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी नौकरियां आधी हो गई। मनमोहन सिंह की आशंका काफ़ी हद तक सही साबित हुई। तब से लेकर आज तक भारतीय अर्थव्यवस्था उस मुकाम पर पहुंच ही नहीं पाई जहां मनमोहन सिंह छोड़कर गए थे। इसके अलावा विदेशी बैंकों से काला धन लाने के लिए सरकार ने स्विट्जरलैंड जैसे देशों के साथ सूचना साझा करने के समझौते किए, लेकिन ठोस आंकड़े आज तक सामने नहीं आए कि कितना काला धन वहां है और कितना वापस आया। अनुमान है कि स्विस बैंकों में भारतीयों का 1.06 से 1.4 ट्रिलियन डॉलर जमा है, लेकिन स्विट्जरलैंड ने इसे गलत बताया है। वैसे भी विदेशी बैंकों में पड़ा धन काला ही हो ये जरूरी नहीं। हकीकत यह है कि मोदी सरकार अब नोटबंदी या काले धन पर बात ही नहीं करती। अमित शाह ने तो कुछ साल पहले ही कह दिया था कि विदेशों में काला धन जो जमा है उसे वापस लाकर 15 लाख रुपए हर आदमी के खाते में जमा करने की बात महज जुमला थी। लेकिन मोदी जी का जो ताज़ा बयान है वो बताता है कि अब काले धन का भी देश में स्वागत करने के लिए वे तैयार हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जिस तरह भारत पर 50% टैरिफ लगाया है, उसके बाद भारत ने चीन के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश शुरू की है। यह मजबूरी भी है। इससे यह भी साबित हुआ है कि चीन की तरह मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में कमाल किए बिना आत्मनिर्भर बनना संभव नहीं है। सरकार ने मेक इन इंडिया का नारा वैसे काफ़ी पहले दिया था, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे। उसके
कुछ दिन बाद लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हाल काफ़ी बुरा है। 2014 में कुल जीडीपी में 25% का जो पूरा मसला था, 25% मैन्युफैक्चरिंग, वो 15% पर आके अटक गया। क्या ये आर्थिक दबाव काले धन पर नरम रुख का कारण हो सकता है? नोटबंदी को कई अर्थशास्त्रियों ने चलती गाड़ी के पहिए को पंक्चर करना बताया था। असंगठित क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ था। इसका असर रोजगार पर पड़ा है। भारत में रोजगार की समस्या इतिहास के सबसे बुरे दौर में है। मैन्युफैक्चरिंग यानी उत्पादन के लिए पैसे की जरूरत है और मोदी जी ने साफ संदेश दिया है कि कोई भी कहीं से भी पैसा लाकर निवेश कर सकता है। 26 अगस्त को पीएम मोदी ने मेड इन इंडिया ई विटारा को 100 देशों में निर्यात करने की शुरुआत की। यह भारत की मैन्युफैक्चरिंग ताकत को दिखाता है, लेकिन मारुति सुजुकी तो दशकों पुरानी परियोजना है, नई कहाँ है। और चीन तो पहले ही जबरदस्त माइलेज देने वाली बैटरियां बना चुका है और उसकी जो ईवी कारें हैं वो बहुत आगे बढ़ गई हैं। उन्हें पछाड़ना आसान नहीं है। चीन की मैन्युफैक्चरिंग ताकत को पछाड़ने के लिए भारत को सस्ती बिजली, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और कुशल श्रमिकों की जरूरत है। और इन क्षेत्रों में निवेश की योजना बढ़ाने से ज्यादा मोदी जी ने पिछले 11 साल में शमशान और कब्रिस्तान की राजनीति को महत्व दिया है। अफसोस कि ये जुमला नहीं था, यानी शमशान और कब्रिस्तान, और देश इस राजनीति का दंश लगातार भोग रहा है। आज के लिए बस इतना ही। सच बताने का हमारा यह प्रयास अगर आपको पसंद आ रहा हो तो शो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड करें, जिसका पता वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।